हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य और वाक्य के भेद। सबसे पहले तो वाक्य क्या होते हैं और फिर उनके भेद जो है किस तरह से किए गए व्याकरण में वो देखेंगे। तो पदों, ये वाक्य की परिभाषा है तो देखेंगे इसको। तो पदों या सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होते हैं जिससे वक्ता का कथन का अभिष्ट आशय अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है, वाक्य कहते हैं। और इसको और छोटा किया जाए ये परिभाषा तो आप ये ध्यान रखें, शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। शब्दों के, तो ये छोटी सी परिभाषा आप ध्यान रखें। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली जो इकाई होती है वो वाक्य कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद ये वाक्य हो गया। अब इसके बाद ये वाक्य के लिए कुछ अनिवार्य तत्व हैं, ये हमारे पाठ्यक्रम में हमें ज्यादा आवश्यक नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे का अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। हमारे कक्षा 10वीं में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं और कक्षा 9वीं में रचना के आधार पर। मैं आपको थोड़ा सा सामान्य चीज बता दूं कि अर्थ के आधार पर यदि हम लोग वाक्य के भेद करें तो अर्थ के आधार पर जो है, आधार पर वाक्य हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, है ना। एक तो होता है साधारण, ठीक है, दूसरा होता है मिश्रित, और तीसरा संयुक्त। ठीक है, अब हमें ये कक्षा 9वीं में है लेकिन हम लोग 10वीं और 12वीं में जो है, कक्षा 10वीं और 12वीं में अर्थ के आधार पर वाक्य हैं। तो अर्थ के आधार पर हम 8 प्रकार के वाक्यों को देखते हैं, समझते हैं और बड़ा आसान है ये, इसको बहुत सीधा विषय है हमारे पास, सीधा टॉपिक है। तो चलते हम लोग सीधे। तो अर्थ के आधार पर आपको ध्यान रखना है तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। वाक्य के भेद होते हैं 8 प्रकार। ठीक है, अब असद में आ जाइए तो 8 प्रकार के वाक्य हमें लिखने हैं। चलते हम लोग, सबसे पहले है अर्थ के आधार पर, सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, है ना। कौन सा वाक्य, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना अपन अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, तो ये साधारण वाक्य भी हो सकता है और इसी को हम लोग विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो हमारा पहला वाक्य विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य जैसा साधारण वाक्य होता है, जैसे राजेश बाजार जाता है, राजेश बाजार गया, राजेश बाजार से सब्जी लाया। सामान्य जो प्रश्न है, सामान्य जो एक वाक्य है, जैसे श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, दशरथ अयोध्या के राजा थे, एक साधारण वाक्य को ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, भारत एक देश है, श्री राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा है, सुनील बाजार जाता है। इस तरह के साधारण वाक्य जो है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में काम में लेते हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, वाक्य जिसका नाम है नकारात्मक वाक्य, जिसे अंग्रेजी में हम नेगेटिव बोलते हैं, है ना। यहाँ आपने देखा होगा कि टेंस में नोट का प्रयोग होता है। नकारात्मक निषेधवाचक वाक्य, इनको हम नकारात्मक भी बोलते हैं। नकारात्मक, जैसे जिसमें एक बहुत आसान है समझना, जिसमें नहीं का उपयोग हो, जैसे मैंने दूध नहीं पिया। जिन वाक्यों में कार्य का न होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मैंने खाना नहीं खाया, राधा कुछ न कर सकी, इस तरह से नकारात्मक। लेकिन थोड़ा सा एक कक्षा 12वीं के हिसाब से बता दूं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें इनका उपयोग नहीं होता, नहीं का, फिर भी वो नकारात्मक होते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना। मैं एक वाक्य लिख रहा हूं आपके सामने, जैसे किसी मंदिर पर लिखा रहता है कि यहां शराब पीना मना। तो बच्चों इसमें नहीं आया, लेकिन ये भी नकारात्मक शब्द। या यहां शराब पीना निषेध है, यहां तंबाकू चबाना निषेध है, या सरकारी विद्यालय में तंबाकू बांटना निषेध है। तो जहां पर बच्चों मना शब्द और मना, और जैसे जहां पर मना शब्द हो, एक तो मना और दूसरा हो निषेध, है ना, निषेध हो, तो ये 2 शब्द यदि कहीं मिले तो भी हम इसे नकारात्मक वाक्य मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हम लोग तीसरे बिंदु की ओर और इसको पूरा करते हैं। अगला है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य।
जिसके पीछे भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो, वो सारे प्रश्नवाचक, प्रश्न का भाव हो, प्रश्न पूछने का भाव हो। ठीक है, जैसे ये किसकी पुस्तक है, आपका नाम क्या है, लेकिन यहां भी एक थोड़ी सी बात है, तो कई जगह आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो वाक्य प्रश्नवाचक होगा। परीक्षा में इस तरह की समस्या से बचने के लिए मैं आपको एक तरीका बता दूं। जैसे मान लो किस तरह के ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगे रहते, जैसे देखना है ना, जैसे यहां लिखा है भारत के संविधान, भारत के संविधान की दो विशेषताएं बताइए। अब इसमें कहां पर मेरे को विशेषताएं बताइए, बताइए। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है बच्चों, हालांकि इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। नहीं आएगा उसका क्या कारण है मैं आपको बता दूं। जिन शब्दों के, जिन वाक्यों में कब, कौन, क्या, जैसे अंग्रेजी में अपन WH वर्ड का प्रयोग करते हैं ना, है ना, जिनके पीछे कौन, कब, क्या, कहां, कैसे, क का वर्ण हो, ये क वाले, कब, कौन, क्या, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। लेकिन इस तरह से भारत के संविधान की दो विशेषता बताइए, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, रिपोर्टाज और संस्मरण में अंतर लिखिए, इस तरह के वाक्य भी प्रश्न होते हैं, लेकिन उनके पीछे प्रश्नवाचक वाक्य, ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहता। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि परीक्षा में ऐसा आ जाए कि नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए वाक्य है, उसके पीछे भले ही प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, उसके आगे लगेगा ये पूर्ण विराम, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है। आ रहा समझ में? तो तीन तरह के साधारण वाक्य, विधानवाचक, फिर नकारात्मक और फिर प्रश्नवाचक। अब आगे चलते हैं तीसरे की ओर, आज्ञावाचक, जहां किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, या तो आज्ञा दी जाए, जैसे या तो प्रार्थना है, जैसे एक गिलास पानी लाओ, ये एक आज्ञा है ये कि एक गिलास पानी लाओ या फिर हम किसी से प्रार्थना करते हैं मुझे एक दिन का। अब आज्ञावाचक में दोनों चीज होती है, आज्ञा और प्रार्थना। जैसे अंग्रेजी में एक सेंटेंस है ना, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे आपका पेन दीजिए, एक निवेदन है ना, तो ये प्रार्थना है, मुझे एक दिन का अवकाश दीजिए, है ना। अब मुझे चलना चाहिए, तो जहां पर उपदेश हो, आज्ञा हो, अनुमति और प्रार्थना हो, ये चार चीजों ध्यान रखना। ऐसा नहीं यहाँ आज्ञावाचक लिखा है तो आप लोग केवल आज्ञा को जानेंगे, हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं चाहे आज्ञा ले रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा आदरणीय सर मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, तो मैंने आज्ञा ली, तो भी आज्ञावाचक, और मैंने किसी को आज्ञा दी कि ये उठा करके यहां रखो, ये काम करो, ये भी आज्ञावाचक। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें विस्मयादिबोधक, इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है विस्मयादिबोधक का, कि जहां भी ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हो, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है ना, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऐसा चिन्ह लगा हो वो विस्मय, विस्मय का मतलब है आश्चर्य वाला, अरे शेर आ गया, ओ मैं पास हो गया, इस तरह के जो आश्चर्य, हुर्रे, अलास, मतलब कुल मिलाकर के ऐसे प्रश्न, ऐसे वाक्य जिनमें विस्मय का भाव हो, खुशी का भाव हो, प्रसन्नता का भाव हो या दुख का भाव हो, और जिनमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाए, इसका, इस चिन्ह को कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या नाम है इसका? विस्मयादिबोधक चिन्ह है ये, और जहां ये चिन्ह लगा हो वहां विस्मयादिबोधक वाक्य होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये देखेंगे अपन लोग यहाँ कि वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाए, विस्मय, इसको थोड़ा सा मैं आपको और सरल कर देता हूं कि जहां जिस वाक्य में आपको थोड़ा आश्चर्य जैसा लगे, आश्चर्य लगे या खुशी हो या बहुत ज्यादा दुख हो, आपने देखा होगा दुख में भी अरे मैं फेल हो गया, तो जहां इस तरह का अरे मैं अनुत्तीर्ण हो गया, अरे कुणाल पास हो गया, तो जहां आश्चर्य, जहां दुख, जहां इस तरह के भाव हो वहां पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। ठीक है, विस्मय आपको ध्यान रखना, ये वाला चिन्ह जहां हो, ये ओ, अलास, बल्ले, हुर्रे, ये देखो यहाँ प्रसन्नता है, अरे हम जीत, अब यहाँ विस्मय नहीं है, आप ध्यान, हम जीत गए, खुशी है। जब खुशी हो, दुख हो, ओ मेरे 100 रुपए गुम गए, कितना दुख होता है 100 रुपए गुम जाते हैं तो ओह अरे, इस तरह के
आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। जहां इच्छा हो, आकांक्षा हो, है ना, जहां इच्छा हो, आकांक्षा हो, या आशीर्वाद हो, या श्राप हो, हालांकि इसमें नहीं लिखा लेकिन आपको बता दें श्राप भी दिया जाए। जहां किसी को श्राप दिया जाए, अपन लिखते हैं ना श्राप, श्राप शब्द हिंदी में गलत शब्द है, शुद्ध शब्द है शाप। जबकि जैसे कहते हैं तुम्हारे कीड़े पड़े, कुत्ते की मौत मरो, ये सब इच्छावाचक वाक्य, क्यों? हम अपनी इच्छा बता रहे हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, यदि परिश्रम है ना तो इच्छा, जैसे नववर्ष मंगलमय हो, जन्मदिन की शुभकामनाएं, भगवान तुम्हारा भला करे, या किसी को श्राप दे रहे हैं, कुत्ते की मौत मरो, कीड़े पड़े हैं, इस तरह के वाक्य जो इच्छावाचक को आकांक्षा दर्शा रहे हैं। जैसे हमने अपनी कोई इच्छा दर्शाई, या किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को शाप दिया, ये सब हमारी इच्छा ही है ना, हमने इच्छा से ही दिया ना जो भी दिया। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी विषय वस्तु इच्छावाचक वाक्य में आती है। मतलब किसी को आशीर्वाद देना, किसी को शाप देना, या किसी को अपनी इच्छा बताना। जैसे नववर्ष मंगलमय हो, नई आशीर्वाद है, न शाप है, शुभकामनाएं देना। तो इसमें कौन कौन सी चीज आएगी मैं आपको बता दूं। एक तो शुभकामना है ना, एक आशीर्वाद, एक, ठीक है, या फिर हमने कोई इच्छा बताई, तो है ना, तो ये सारे के सारे जो इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। हम चलते हैं आगे। इसके बाद संकेतवाचक वाक्य, जिसमें शायद शब्द हो। संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? जैसे जहां पर शायद शब्द का प्रयोग हो, शायद, संभावना, शायद मैं पास हो जाऊं, आज तो पानी आने की संभावना है। जहां संकेत हो, जहां शायद शब्द का प्रयोग हो, संभावना का प्रयोग हो, मेरे कहने का मतलब है कि वाक्य बहुत सरल है, लेकिन कठिनता कहां आएगी? जब आपसे कहेगा कि आप साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलो, तो वो भी साधारण है। जैसे हमने कहा कि रमेश बाजार जाता है, तो हम उसको प्रश्नवाचक में बदलेंगे, कौन बाजार जाता है, रमेश कहां जाता है। या नकारात्मक में बदलना है तो रमेश बाजार नहीं जाता है। बहुत साधारण है, कहीं समस्या वाली बात नहीं है। आगे चलते हम लोग। अब इसके बाद ये हमारे 8 ही प्रकार पूरे हुए। रचना, निषेध, देखो सबसे पहले है विधानवाचक, एक है ना, इनको हम नंबर डाल देते हैं यहां पर। एक, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, 2 है ना, 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गए। ये 8 ही वाक्य जो है, मुझे लग रहा है आपको बहुत समझ में आया होगा और बहुत आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। ये कक्षा 9वीं में है, लेकिन फिर मैं आपको समझा दूं। सरल वाक्य जो उधर विधानवाचक था, साधारण था। साधारण का मतलब है कि सरल वाक्य, जैसे आदित्य पढ़ता है, अनिरुद्ध ने भोजन किया, कुणाल बाजार गया, आरव सब्जी लाया। इस तरह के साधारण वाक्य जो है वो इसमें होते हैं। बिल्कुल इसमें कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं। नाम है सरल वाक्य, मतलब साधारण वाक्य, सरल वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय तथा एक ही मुख्य समापिका ने एक ही क्रिया हो। एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, चल रहा है ना। अगला संयुक्त वाक्य। अब देखो इसमें कहीं गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल आसानी से 2 साधारण वाक्यों को जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लो मैं जोड़ रहा हूं, जैसे हमने जोड़ा कुणाल सुबह उठा, एक वाक्य हुआ, और शाम को वापस सो गया। जिस चीज को और से, एवं से, किंतु से, परंतु, जैसे 2 वाक्य हो कनेक्टिव, आपने अंग्रेजी में कनेक्टिव पढ़े होंगे, सो देट है ना, नाइदर और, है ना, आइदर और, इस तरह के कनेक्टिव जो पढ़ेंगे, टू टू से जोड़ना। 2 जो किस किस से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, देखो किस किस से कनेक्ट कर सकते हैं शब्दों को, जैसे और से, जैसे सुमित विद्यालय आया, एक वाक्य हो गया, और यहां उसने अंग्रेजी का गृह कार्य किया, तो 2 वाक्य हो गया। यहां उसने अंग्रेजी का गृह कार्य किया, उसमें 2 वाक्य। बहुत साधारण है, कहीं अपने को कंफ्यूजन नहीं होना व्याकरण में। जब और से, एवं से, है ना, तथा से 2 वाक्य जोड़ दिए जाएं, अर्थात 2 साधारण वाक्य किसी कनेक्टिव से, किसी, है ना, ये जो समुच्चय बोधक है, इन समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ दिए जाएं, तो क्या होगा? वो साधारण वाक्य से वो साधारण वाक्य से संयुक्त बन जाएगा। संयुक्त है ना, 2 साधारण वाक्य किससे जुड़े? जैसे मान लो हमने कहा सचिन दिल्ली गया और वहां से बिल्ली लाया,
आई समझ में? तो और हो गया, वहां से तो दो शब्द जुड़ गए, तो इस तरह से। और देखो, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। सोई रात हुई और चांद खिला, तो रात हुई एक शब्द और चांद खिला एक शब्द। आई समझ में? तो जहां पर और से दो शब्दों से दो कनेक्टिव को जोड़ा जाता है, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। और इसको देखो, इसकी परिभाषा समझते हैं हम लोग। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक, मैंने आपको बताया था समुच्चय बोधक, और, एवं और तथा, है ना, वह राजा वह रानी, राजा तथा रानी, माता और पिता, ये दो चीजें हैं। अब वैसे जोड़े उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि जहां और आए वो संयुक्त वाक्य हो। जैसे उदाहरण के लिए आप यहां कंफ्यूजन, दो वाक्यों को जोड़ना, लेकिन मान लो मैं यहां ये लिख दूं कि सुमित और सचिन बाजार गए। अब आप लोग कहेंगे सर यहां भी और आया, लेकिन आप ध्यान से रखो, क्या वाक्य एक ही है? दो सरल वाक्य किसी और, जैसे यूं लिखो, सचिन और सुमित और सचिन बाजार गए और वहां से सब्जी लाए, तो दो स्वतंत्र वाक्य जुड़ेंगे। लेकिन आप ये कहने लगो कि यहां भी और आ रहा है, लेकिन ये दो वाक्य नहीं, दो शब्दों के बीच में और है। आया समझ में सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, इसके बाद हम तीसरा और अंतिम समझ लेते हैं, जिसको बोलते हैं मिश्रित वाक्य। ये यहां जटिल लिखा है, लेकिन ये जटिल होता नहीं है, ये भले लिख दिया हो, लेकिन ये मिश्रित है, या इसको अपन बोलते हैं मिश्रित। ठीक है, मिश्रित यानी संयुक्त वाक्य को तो हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सचिन दिल्ली गया और फिर सचिन वहां से, तो और को अलग अलग तोड़ दिया स्वतंत्र। लेकिन मिश्रित में क्या होता है कि एक दूसरे में वाक्य फंसे हुए रहते हैं। आप पूरा वाक्य जब तक नहीं बोलेंगे, वो आधा वाक्य अधूरा रहेगा। कैसे? देखते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है, जिसमें एक मुख्य प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये मिश्रित वेदीकरण समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे जो ही, जैसे आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा या हिंदी में भी समझाते हैं, जैसे डॉक्टर के आते ही मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। अब जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, ये तो अधूरा वाक्य, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। अब आपको देखने में दो वाक्य लग रहे हैं, लेकिन एक दूसरे में मिश्रित है। इसमें यह होता है कि जब तक हम पूरा वाक्य नहीं बोलेंगे, यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। तो ऐसे वाक्य, जो दो वाक्य जब तक पूरा नहीं बोले, है दो वाक्य, यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। लेकिन अब ये तो अधूरा वाक्य, यदि तुम मेहनत करते तो आगे क्या है ना? मैं बाजार गया किंतु, किंतु क्या? वहां से खाली हाथ लौट आया। तो किंतु, परंतु, ऐसे वाक्य जो इस तरह के, देखो, जो ही उसने दवा पी वह मर गया, वह सो गया। आई समझ में? तो जो, अब देखो आप, यदि इसको यहां था, अब इसमें और, किंतु और एवं तथा नहीं लगे ना, तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद हो सकता है समझ में आ रहा हो, नहीं भी आ रहा हो तो आप और भी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे चाहे तो आप लोग मुझे फोन से भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब यह है कि जो किसी कनेक्टिव से नहीं जुड़ा है, लेकिन जब तक, जैसे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि, जो ही, है ना। जैसे डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ? मरीज मर चुके। अब डॉक्टर के आने से पहले बोलेंगे तो आगे पूरा वाक्य नहीं है ना, मतलब दो। तो इसमें एक मुख्य प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित होता है। ये आश्रित वाक्य जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक इसका पूरा अर्थ जो है समझ में नहीं आता। तो बच्चों, आपको आशा करता हूं कि ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हाँ, तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है, विषय है, पूरा हुआ। आशा करता हूं कि आपको वाक्य बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और इसके बाद आप लगातार नई नई वीडियो मिलती रहती है आपको। मैंने अभी निदानात्मक जो मॉड्यूल आए हैं कक्षा 10वीं के हिंदी के, वो भी चैनल पर डाल दिए हैं। आपको और भी कोई विषय वस्तु से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मुझे फोन भी लगा सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय संबंधित नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।